बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। समझ नहीं आती कहाँ से शुरू करूँ कि कल हमारे तगमे सजाए जरी जर्नैल जो थे जिन्होंने पता नहीं ज़िंदगी में कितनी जंगें जीती हैं, एक एक का नाम मैं बताऊँ तो जो है उनके लगता है कि स्टैचू बचा के चौकों पे रखना चाहिए। तो इमरान खान साहब को मिल के आए साथ। खैर एक जर्नैल उन्होंने एक फॉरेन ऑफिस के रिटायर्ड सेक्रेटरी हैं शमशाद साहब, उनको भी साथ उन्होंने खड़ा किया होता। उनका कहा था ये चूँकि फॉरेन ऑफिस के जर्नैल हैं इसलिए हमारे साथ हैं। बहरहाल उन्होंने कोशिश की कि वो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और पाकिस्तान की जमहूरियत के बारे में बड़े फ़िक्रमंद थे। इस पर भी मैं कुछ बात करूँगा। फिर उसके अलावा आजकल जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है उसके ख़िलाफ़ इंडिया का तो प्रोपेगेंडा अरसा दराज से जारी था। वो तो पाकिस्तान की फ़ौज को पिछले 7 दहाइयों से बदनाम करने के लिए उसने कोई दकीका फ़रोगज़ाश नहीं छोड़ा था, बल्कि 1990-91 में भी पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ रोग आर्मी के तौर पे अमेरिका के अंदर एक प्रोपेगेंडा भी हुआ था और फिर UN के अंदर भी जाने लगे थे कि हमें वो कश्मीर के जहाज़ से जो कि ऐसा जहाज़ था जो कश्मीर को वाक़तन आज़ादी के करीब ले आया था, उससे अलहदा रखने के लिए जो मानदाना प्रोपेगेंडा किया और हमें आइसोलेट करके किस तरीके से पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है जहरीला प्रोपेगेंडा किया, उस प्रोपेगेंडे का तसलसल जो है वो अब कई गुना बढ़ चुका था। लेकिन इस वक्त जो लम्हा फ़िक्रिया कह लें या इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, जो ख़राबी हैं वो और भी बेशुमार हैं कि पाकिस्तान के अंदर से कई लोग जो हैं जो पाकिस्तान में नहीं बैठे बाहर बैठे हैं और बज़ाहिर अपने आप को पाकिस्तानी या फ़ौजी कहते हैं, तर्जमान कहते हैं, वो इंडिया की जो तरह मिसरा को आगे बढ़ा के पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ वो जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि अल्लाह मान अल हफीज़। ऐसा गंदा कितना वो कहते हैं ना कि खुद से दरूद दिखा दिया दहने गलीज़ ने, अंदर की जो गलाज़त है उनके गंदे मुंह के ऊपर जो है ना वो उमड़ के बाहर आ रही है और वो बकवास करें पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ कि यकीन जानो कि मेरी सारी जितनी रिजर्वेशन हैं इन्हीं लोगों की जब मैं बातें सुनता हूँ माजी में, अब तो मैं अपने सारी ग्रीवेंसेस जो समझता हूँ, सारी तकलीफ़ें जो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट मुझे पहुँची है उनको मैं कहता हूँ कि एक तरफ रख के मैं अपने आप को हमेशा के लिए लोगों के लिए वफ़ कर दूँ। खैर उस पर भी बात करेंगे। और फिर जो हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है जो इस वक्त असल एक अड्डा बनी हुई है, पूरा जो अफरात तफरी जो पूरी सियासत सुप्रीम कोर्ट मुंतकिल हुई है, ये असल जो है वहाँ पे चूँकि फ़ैसले या एक जो नज़दीक जो मेरी आखिरी जंग है जो फाइनल जहाँ पे शो डाउन है सुप्रीम कोर्ट के ही मैदान कारज़ार में हुआ चाहता है, तो असल हमारा मौजू भी वही है। और इसी पैराए में इत्तेज़ाद हसन साहब और सरदार अब्दुल लतीफ़ खान खोसर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं CEC के, वो भी खम ठोक के बंदयाल साहब की जो है वो हमायत में बाहर निकल आए हैं और पूरे पाकिस्तान में लेवल का वकला कन्वेंशन कर रहे हैं। खैर देखते हैं इसका क्या होता है क्या नहीं होता है। दोनों का जो किरदार है मैं तो उनको ऐसे जानता हूँ कि कितना इनके असूल पसंदी और कितनी इनके कंप्रोमाइज़ हैं ज़िंदगी में, एक एक चीज़ जो है वो मेरे सामने है और क्या उसका असर पड़ेगा, इनकी अपनी कितनी क्या पिद्दी है क्या और क्या इनका शोरब है और इनके पीछे क्या ताकत है। और फिर फजल रहमान साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसी से आगाज़ करते हैं। उन्होंने बार कोई ख़ास बात नहीं की, जो उन्होंने वही दोहराया कि वही दुख दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक चंद चढ़ाया है और उन्होंने वो काम किए हैं कि जो आइन के कानून के सारे हर चीज़ परखत चढ़ाती हैं। मैं कितने दिनों वी लॉग कर रहा हूँ और ये बात मैं बार बार सामने रख रहा हूँ कि और उसको उजागर कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, ये बात बहरहाल बिल्कुल उभर के सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के सारे इदारों के इख्तियारात खुद संभाली हैं। स्टेट बैंक को कहना कि 21 अरब रुपए दे दो, उसके बाद इलेक्शन कमीशन को उससे पहले तारीखें देना, फिर एक ही दिन में 2 जजेस फैसला कर रहे हैं बैठ के और वो 3 जजेस या 2 जजेस फैसला करके और पूरे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी किस तरीके से हॉस्टेज बनाया हुआ है। फजल रहमान साहब ने उसी को ही उजागर किया है और ज़ाहिर है कि वो उनके बैकग्राउंड पे जो जजेस की लड़ाई और जो एक धींगा मुश्ती की जो कहानियाँ 4 सू हैं और ये वो सारी चीज़ें इसके पीछे इनको एक ही हौसला दिया गया है
और वो हौसला जो है बज़ाहिर तो यहाँ पाकिस्तान के अंदर ही कुछ क़ुव्वतों ने दिया होगा, लेकिन असल वो क़ुव्वतें जो है उनके पीछे मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि उनके पीछे अमेरिका या इंडिया ना हो। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा आगाज़ जो है मेरा ख्याल है जो हमारे जो आ रहे हैं वीलॉग्स जो है बाहर से आते हैं जो पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, एक तो एक वहाँ को मेजर आदिल राजा जो राजा आदिल है वो लगा हुआ है और अपने गलासने निकाल रहा है, लेकिन जो बातें कर रहा है एग्जैक्टली मुझे यही लगता है कि जैसे जो रॉ का एक स्क्रिप्ट है जो वो करना चाहते हैं कि इमरान खान साहब को कत्ल कर दिया जाएगा, अब इमरान खान साहब के ऊपर खुद कुछ बम का हमला होगा, ये वो लोग। और देखें कि इनके एक हिस्ट्री है झूठ बोलने की, हिस्ट्री। अच्छा, और इसके साथ एक वो वजाद खान साहब हैं, वो उनको पाकिस्तानी फ़ौज ने प्रमोट किया। ये जितने मीडिया के अंदर इस वक्त लोग बैठे हैं इनको इनकी दो चीज़ें मेरी समझ में आती हैं। एक चीज़ तो ये समझ में आती है कि इमरान खान साहब के पास उन्होंने सोशल मीडिया के लिए एक बहुत ही अपनी 3.5 साल हुकूमत जो है उसके अंदर भी, पंजाब के अंदर भी, केपी के अंदर भी उन्होंने सोशल मीडिया के लोगों को तनख्वाह के साथ रखा, पूरी दुनिया में ऑर्गेनाइज़ किया, पाकिस्तान के अंदर उनको ऑर्गेनाइज़ किया, और फिर ISI ने अपना सारा सोशल मीडिया तरीके साहब के हवाले कर दिया कि उनके ख्याल में तो इमरान खान साहब जो हीरा पा लिया था फैज़ हमीद वगैरह ने और जनरल बाजवा वगैरह ने ढूंढा था, उसके बाद उनका ख्याल था कि अब जो है एंड ऑफ द वर्ल्ड हो गई है, अब पूरी ज़िंदगी हमने इमरान खान साहब हमारे हाथ का छुंछना रहना है और हम इसको जो है चलाते रहेंगे। बहरहाल इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने क्या चलना था, उन्होंने उस सोशल मीडिया का और उस मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसका बेईमाना इस्तेमाल पहले किसी ख़ास तरीके से किया कि उनको नहीं पता था कि इमरान खान साहब इस मामले में इंतहाई शातिर हैं और इंतहाई तेज़ तरार हैं और उनके और पूरी एक जो इंटरनेशनल जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो ज़रूरी नहीं कि मैं इमरान खान साहब जानते बूझते उनके हाथों में खेल रहे होंगे, लेकिन उनका एक गेम तो पाकिस्तान में चल रही है ना, मीडिया के अंदर उनका असर सूख तो है अमरीकियों का, CIA का है, इंडियन एजेंट हमारे यहाँ बैठे हैं, हमारे यहाँ तो बहुत सारी सियासी जमातों के बारे में सीरियसली जो है एक रिजर्वेशन हैं। और उसके बाद हमने देखा नहीं अल्ताफ़ हुसैन किस तरीके से कहते थे लोग इंडियन एजेंट है, बाद में उसने कोई बात ढकी छुपी रह गई कि वो रॉ के हाथों में खेलता रहा। उसका अपने साथियों ने बताया किस तरीके से रॉ जो है उनको इस्तेमाल करती रही पूरे के पूरे 20, 25, 30 साल। एग्जैक्टली बाद में शायद इमरान साहब को ये पता चलेगा कि वो जानते बूझते हुए रॉ और अमेरिका के हाथ में खेल रहे थे या अनजाने में खेल रहे थे। ये इतने इंपॉर्टेंट ये है कि जो वो खेल खेल रहे थे उस खेल की बात बन गई है। बड़ी दफ़ा एक दफ़ा उनकी 1971 में बात बन गई थी, मैं इसी से खौफज़दा था, हमेशा कहता था कि 1971 का जो साल है वो कहीं रिपीट ना हो जाए, और वो रिपीट मुझे हमेशा मैं कहता था रिपीट होने को है। बहरहाल तो ये इन लोगों ने बहुत ही जहरीले प्रोपेगेंडा किया है। तो मैं इन्हीं के बारे में कहा कि जी खुद से दरूद दिखा दिया दहने गलीज़ ने, इनके अंदर कोई गलाज़त है, ये इस वक्त रॉ के छुंछने बने हुए हैं। मुझे याद है कि जब मैं एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जितना मैं सीख पा रहा हूँ शायद ही को रहा हूँ, जितना मैं बोला हूँ, मैं अभी भी मैं समझता हूँ कि हमारी जो बीमारी है पाकिस्तान के अंदर सियासी फैली हुई है, ये एस्टेब्लिशमेंट का तोहफा है जो हमारे सर पे थोपा हुआ है। हमेशा मैंने कहा कि मैं आपके सरहदों के बाहर, पाकिस्तान के बाहर, पाकिस्तान के जो सलामती के मफादात हैं उसमें हमेशा आपको सलूट करता हूँ, लेकिन मैं कतन आपको इस बात की इजाज़त नहीं देता हूँ कि हमारे ऊपर जो है तजर्बात करें, हमारी सियासत पर तजर्बात करें। सिर्फ एक जनरल बाजवा, उससे पहले राहील शरीफ, जनरल मुशर्रफ, ये एक जनरल अयूब खान, एक जनरल के मफादात के लिए पूरी पाकिस्तानी फ़ौज को मुख्तस कर दें, जिसके लिए हम 40-50% जो हमारा जितना हमारा रेवेन्यू होता है इकट्ठा करके उसका बजट हम फ़ौज के ऊपर लगाते रहे, जिसको मुसल्लह करने के लिए पाकिस्तानी फ़ौज ने बड़ी बड़ी पाबंदियाँ झेली हैं, बड़े बड़े जो है मुसीबतें उठाई हैं। पूरी दुनिया में हमारे ऊपर जो इजराइल हमारे ख़िलाफ़ है, इंडिया हमारे ख़िलाफ़ है, अमेरिका हमारे ख़िलाफ़ है, तो उसी वजह हमारी फ़ौज है, हमारी वो मुसल्लह फ़ौज है। वो समझते हैं कि ये फ़ौज जो है इसको नहीं होना चाहिए, उनके नज़दीक ये सिफर होना चाहिए। हमारे यहाँ भी शायद लोगों को ये वारा खाती हो। मुझे भी जो है जब मैं सियासत की तरफ देखता तो हमेशा कहता था कि यार ये देख के कि अगर ये सारी ताकत हमारे ऊपर इस्तेमाल करनी है तो ज़ाहिर है इनके कौन चाहेगा कि इनको बंदा इतना ताकतवर करे। लेकिन इसी दौरान जब मुझे इंडियन टीवी की तरफ से आया करते थे, उन दिनों धड़ाधड़ मुझे इंडियन टीवी से पे NDTV और जितने उनके 2-3 फेमस चैनल्स हैं तो मुझे अपने प्रोग्राम में लिया करते थे। उनका ख्याल था कि चूँकि मैं कॉलम लिखता हूँ, अपने प्रोग्राम करता हूँ, मैं खुल के नहीं बोल सकता हूँ, तो उनके चैनल में खुल के बोल सकता था।
था। तो जो उनके चैनल पे जाके मैं एकदम यू टर्न लेके एक नया स्टैंड ले लेता था, क्योंकि मेरे लिए ये बात इससे ज़्यादा तौहीन आमेज़ नहीं थी कि मेरे इंडियन मुझसे वो बात सुनना चाहते थे या खुश होना चाहते थे या उनको एक आसूदगी मिलती थी जो कि पाकिस्तान के फ़ौज के ऊपर जो है उनका ख्याल था, मेरे ख्यालात उनको मिल गए। मैंने उनको बताया था ये मेरे घर के अंदर एक लड़ाई है जो मैं उनसे बखूबी लड़ रहा हूँ, जो मैं उनका जो है शायद उनका कोई गुस्सा मेरे पे आए तो मुझे वो भी उसका झेलना पड़े, लेकिन आपके खिलाफ सबसे पहले मुहाज़ जंग में मैं अपने आप को पेश करूंगा कि मेरी फ़ौज मुझे इस्तेमाल करे। बेशुमार दफ़ा मुझे याद है माजी में कई जगहों पे हमारे आर्मी के लोगों को किसी से कांटेक्ट करना होता था, कोई बात होती थी, मैं से किसी ने रब्ता किया कि फ़लाँ बंदा जो है उससे कोई रब्ता हो सकता है या कोई बात हो सकती है, कोई पाकिस्तानी को बाहर बैठा है उसको राज़ी करना है या किसी और तक को बात करनी है, तो मेरे लिए ये एक मुक़द्दस फरीज़ा था, एक ऐसा फरीज़ा था जो मुझे हमेशा अंदर से इत्मीनान कल्ब होता था, मुझे अंदर से एक जो मैं रूह को तस्कीन पहुंचती थी। चुनाचे फिर जो हमारे जर्नैलों को जो कल परसों जिनका मैंने साथ जिक्र किया है, एक ये आदिल राजा वगैरह ये बकवास करते रहे, अब ये अपने आप को कत्ल करवाना चाहते हैं, हमें फ़ौज कत्ल कर देगी। अच्छा इनका वजह क्या है, ये जितने जो साफ़ी आपको नज़र आएंगे ये सारे वहाँ पे इमरान रियाज खान बड़ा बेचारा अच्छा नौजवान है, मेरा ख्याल था कि अल्लाह ताला जो है बस एक तरफ निकाल देता है। ये खुद कहता था जी हमारे लिए क्या हुक्म है, ISPR के जाके, ये वो लोग थे जब हम फ़ौज को समझा रहे थे कि आप ना आएँ तो सर चूँकि इनको सारों को इरशाद भट्टी साहब क्या हैं और इमरान रियाज क्या हैं और साथ समी इब्राहिम, ये सारे बेचारे शाकिर और अरशद शहीद, ये सारे फ़ौज के उतागन से उनका पैगाम हम तक पहुँचाते थे, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनकी हिकमत अमली है उसकी एग्जीक्यूशन ये कर रहे होते थे मीडिया में बैठ के। हुआ ये कि इनको मीडिया से जो है इनके यूट्यूब चैनल चल पड़े, इसके अंदर ये सही का भी काम था, यूट्यूब चैनल ने इनको लाखों करोड़ों की आमदनी दे दी। अब हकीकत ये है कि मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कि इसलिए दोबारा अपने सारे चैनल छोड़ के इमरान के हक़ में यूट्यूब चैनल चला रहे हैं कि देखा देखी हर एक को पता चला है कि हर बंदा को 20, 25, 30, 40 लाख अगर बहुत दौड़ लगा हुआ है तो करोड़ 1.5 करोड़ रुपये महीने के कमा रहे हैं, क्योंकि ये जब हम वीलॉग करते हैं इसके थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, लेकिन जिन लोगों के वीलॉग पाकिस्तान से बाहर देखे जाते हैं उनके रेवेन्यू भी फ़र्क है, और फिर जिनके मिलियन में देखे जाते हैं, आप खुद अंदाज़ा गए कि जो चंद हज़ारों में दिखाए जाते हैं वो भी जो चंद $100 कमा लेते हैं, तो जो हज़ारों जिनके मिलियंस में व्यूअर्स होते हैं या 2-4 लाखों में होते हैं, तो कितने हज़ारों डॉलर जो है वो हर महीने उनके अकाउंट्स में आ रहे होंगे। तो कौन है जो इस पैसे को कुर्बान कर सकता है? चुनाचे वो बतले हुर्रियत बन गए, सारे के सारे सीने सपर हो गए। इससे बड़ा एक पूरा पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज हो गया है। अब ये जर्नैल भी ये है, इसी तरीके से इनके घरों में एक से एक इन्फ्लुएंस हुआ है। साल पूरे इमरान खान साहब को उन्होंने स्पेस दिया है, मीडिया दिया है, सोशल मीडिया दिया है और खुल के दिया है, और उसको वो सारी सहूलतें हासिल थी जो किसी आदमी तस्वर नहीं कर सकता एस्टैब्लिशमेंट मुखालफत करके। उन्होंने अब पूरे पाकिस्तान के अंदर रायमा को उकसा दिया। रायमा को उकसाने से बहुत सारे घरों में ये जहर फैल गया, जजों के घरों में। इन ऑल फेयरनेस आजकल हर किसी के बच्चे उनको डोमिनेट कर रहे हैं, कुछ और जो बच्चे जो है नौमरी में, और ख़वातीन जो है, ख़वातीन के अंदर तो वो जरताज गुल जो है MNE कहती नहीं थी इमरान खान की किलर स्माइल है, ये लेवल है इनकी MNA का। तो शायद हो सकता है बहुत सारी ख़वातीन को किलर स्माइल पसंद आई हो, जैसे कि जरताज गुल साहब ने ये साहब ने कहा, मैं तो ऐसी बात कभी करूँ ही नहीं, वो मुझे याद आ गई। तो इस तरह की फैसिनेशन है या वो जैसे ग्लैमर है, उसके पीछे सारे इकट्ठे हो गए। लेकिन इमरान खान साहब ने कमाल होशियारी से उनको सबको जो है एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा कर दिया। फिर जो बंदा इमरान खान साहब की मुखालफत करे, चाहे वो काजी फायद ईसा साहब जैसा जज क्यों ना हो, चाहे सबको पता है कि काजी ईसा साहब कि क्या क्लास है और उमर बंदयाल साहब की क्या क्लास है, सबको पता है कि काजी फायद ईसा साहब को, मंसूर अली शाह साहब की क्या क्लास है और इजाज़ुल एहसन की क्या क्लास है। इजाज़ुल एहसन साहब को तो मैं खुद हाई कोर्ट में भुगता रहा हूँ, मेरे अच्छे शनासा हैं जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब, मेरे अच्छे जानने वाले हैं। तो मैं कोई बात ज़्यादा करना नहीं चाहता हूँ, मैं आज तक अपने वीलॉग में अपनी ज़ाती बातें कभी डिस्कस नहीं की, लेकिन चूँकि चीज़ें जो है कौमी हवाले से मैं जानता हूँ, तो इनका कोई तकाबली जायज़ा ही नहीं है। तो कहाँ काजी फायद ईसा, कहाँ मंसूर अली शाह, कहाँ पे जो उमर अताब बंदियाल सर, सारी उम्र इन्होंने फ़ौज के और इनके जो है इशारों पर रक्स करने वाले जज, जो मॉनिटरिंग जज रहे नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में, बेटे को तनख्वाह ना लेने पे जो नाअहल की है, जिन्होंने इमरान खान साहब के कोई कागज़ नहीं थे, उन्होंने कहा जी हमें जो मनी ट्रेल मिल गई, फ़ोटो कापी है, ईमेल 2003 की हमें मिल गई ईमेल,
कभी आज तक पाकिस्तान को कोई शहरी है कि जिसने मुसद्दका कापी के बगैर कोर्ट के अंदर दाखिल कराया हो? इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में कराई, निकलवा लिया आज उनके कागजात कि कोई एक कापी मुसद्दका हो। कतरी शहजादे का बयान वहाँ जाके हमने कलमबंदी नहीं करना, वो यहाँ आए कि कहीं पे ये नहीं हो कि वो वहाँ पे बयान दे दे नवाज शरीफ साहब की मनी ट्रेल को कोई सबूत आ जाए। वो तो बयान हल्फिया आपने लिया नहीं कतरी शहजादे का, इमरान खान साहब के, जिसको जजेस ने कहा था कि ये पकोड़े तलने वाले कागजात हैं जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ दिए, और इमरान खान साहब के जो हक में दिए पकोड़े तलने वाले कागजात थे, उनको ऊपर बाद में फैसले भी सादे कमीन ठहरे। तो ये वो जो जर्नैल हैं वो भी इसी रॉ में, उनके बच्चों के प्रेशर, जजों पे प्रेशर, ये सारे मिल मिला के। तो मैं इनसे पूछता हूँ, ये मेरे प्यारे जर्नैलों, ये जो अली कुली खान जो कहता है मैं वेटरन का हेड हूँ, इसको ये एक तो गुस्सा था कि मुशर्रफ को जब बनाया गया आर्मी चीफ तो इसको क्यों नहीं बनाया गया? ये अपने इस्तेकाक समझता था। और जब जहांगीर करामत को उतारेंगे तो अपने मुंह से कहता है कि मैंने जहांगीर को करामत को कहा कि इस्तीफा ना दो अगर वज़ीर आज़म आना है। जुर्रत कैसे वज़ीर आज़म की? ये इंतखाबात मांग रहे हैं, जमहूरियत मांग रहे हैं, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अली कुली खान, तुम्हारे तो ख़ानदान के अंदर एक एक बंदा जिन्होंने डिक्टेटरों के जो है ना कि उसके नुस्खे से जन्म लिया हुआ है। तुम लोगों को डिक्टेटरशिप को क्या पता है, इलेक्शन क्या होते हैं? आ गए हमें जमहूरियत सिखाने के लिए और पाकिस्तान को बचाने के लिए। तुम्हारे सीने पे कौन सी जंग का तगमा है? सन 65 का, सन 70 का तगमा है। ये सारे के सारे जो जर्नैल हैं, तुमने पाकिस्तान में कौन सी चीज़ फतह की? कारगिल का तगमा तुम्हें बताएं। कश्मीर जो चला गया, जो उस वक्त तो तुम बोले नहीं हो जब 5 अगस्त को बाजवा ने, इमरान खान ने कश्मीर हमारा जो है हरवा दिया था इंडिया के आगे। उस वक्त तुम कहाँ सोए हुए थे? वेटरन्स जो तुम्हें बड़ा पाकिस्तान फौज पाकिस्तान बचाने आए हो। और उसका गुस्सा क्या था कि मुझे जब जहांगीर करामत को हटाया तो सीनियर मोस्ट मैं था, तो मुझे क्यों नहीं बनाया? यानी कि माशा लगाने वाले को क्यों नहीं जनरल बनाया? ये सारों का एक अपना बिटरनेस, अपनी ग्रीवेंसेस है। ये सारे मिल के और फिर इनके बाद एक आ गए यहाँ पाकिस्तान मिलने के लिए और अपनी, चलो अच्छा अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुमने हराम खाया था तो पहले भी ये तनहाएं, और उस हराम के बाद जब ले रहे हो अब तुम उसी फौज के खिलाफ अल्लाह ताला के फजल व करम से बिल्कुल वही हरकत कर रहे हो जो इंडिया चाह रहा है। क्योंकि मैंने ये देखा है कि जो कुछ इंडिया आजकल हमारी फ़ौज के खिलाफ कर रहे हैं, तुम लोग वही करो। फौज का ये मुंह मांगता है, क्योंकि ये जो सियासी बीमारी इमरान खान साहब हैं ये किसने दी है? ये सियासी बीमारी हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की सियासत को लगाई है। हमारे यहाँ जितनी इस वक्त सियासी बीमारियाँ फैली हुई हैं, कैंसर जो फैला हुआ है, इसके जस्सूमे हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने अंदर डाले हुए हैं। इसलिए अगर इसी फौज के ये अफरीद जो इन्होंने बनाया इसे गले तक पहुँचा हुआ है तो भुगतें। क्यों? हम तो उस वक्त आपको कह रहे थे कि आप ये काम गलत कर रहे हो। अब आ जाएँ जी इत्तेज़ाज़ हसन साहब, अब्दुल लतीफ़ खोसर साहब को, ये बहुत ही ज़बरदस्त आदमी है। इत्तेज़ाज़ हसन साहब पूरी उम्र तो आपने ISI के फ़ोन करके तो आप जज बहाल करवा रहे थे। ISI के इशारों पे तो आप जो है इफ्तिखार चौधरी साहब की मूवमेंट चला रहे थे। किसको नहीं पता कि वो मूवमेंट मुशर्रफ के खिलाफ ISI के जनरल अशफाक परवेज़ कियानी ने शुरू कराई थी? कौन सी चीज़ अब पोशीदा रह गई है? मैंने कहा ना, तारीख अपना पेट जो है वो बह निकाल के जाती है। तारीख कोई चीज़ दफना के नहीं जाती, वो सारी उगल के जाती है। कौन सी चीज़ हमारे आगे छुपी हुई है? सारी उम्र तुम लोगों के, बाकी तुमने जो कुछ कमाया तुम्हारे ऊपर, आप ही लोगों के ऊपर लगे हुए थे ना। ये सारे के सारे जो बड़े बड़े जरदारी साहब के वक्त में भी जो LPG के जो परमिट से इत्तेज़ाज़ साहब, हम तो नहीं ले रहे थे, जो एक बड़ा एक ग्रुप क्रिएट हुआ था, बंदे का मुझे नाम भूल गया है, जिसको बाकायदा क्रिएट किया गया, जो गैस में पाकिस्तान से इतना पैसा कमाया कि उस वक्त अपने वक्त में रियाज बहरिया से ज़्यादा अमीर आदमी था। और ये सारे जो लोग थे, इस गंगा में रियाज मलिक की गंगा थी या उस बंदे की गंगा थी, जो ISI के बड़े अरबपति आदमी थे, उन्हीं से इन्होंने हाथ धुले। अब जो है पता नहीं इनको कौन सी बतले हुर्रियत बन गए हैं कि ये बंदियाल के मुकाबले में आ रहे हैं। अब पता नहीं को अंदर से कोई गेम हो रही है ISI की, पता नहीं वो पूरे सिस्टम को निकलना चाहते हैं। लेकिन इस दफ़ा फौज के अंदर जो मैं शक की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि अगर अंदर से कोई ऐसी गेम हो रही है कि जी जजों के ज़रिए हुकूमत को ख़त्म कराए, फिर जजों को ख़त्म करो, फिर उसके बाद इमरान खान को ख़त्म करो, ये सारी बातें होंगी नहीं। बात इस वक्त अब फैल गई है, बात हमारी इस्टेब्लिशमेंट के हाथ से भी निकल गई है, बात सबके हाथ से निकल गई है। बात सिर्फ उन लोगों के हाथ में है जो पाकिस्तान को बर्बाद करना चाहते हैं। उनके कंट्रोल इस वक्त सख्त हो गए। उनको ये इख्तियार हो गया कि पाकिस्तान को कल तबाह करना है या परसों तबाह करना है या आज करना है।
क्योंकि उसके लिए सारा लावा पक चुका है। अब ये जो नया खेल शुरू है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ाई मार कुटाई की, तो आपने खबरें सुन ली हैं। कभी ये तस्वर किया जा सकता था कि इस लेवल के बंदे जो हैं एक दूसरे के साथ गालम गलोच या हाथापाई की नौबत आ जाए, चैम्बर्स की आवाज़ें जो हैं पूरे सुप्रीम कोर्ट के अंदर गूंजा, पूरे सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ जो है एक टी बॉय से लेके और सिक्योरिटी वाले से लेके सारे जो दरवाजे के साथ कान लगाए खड़े हों और अंदर से घन गरज की आवाज़ें आ रही हों, दिल दहला देने वाली। अब इसी दौरान में जलती में तेल का काम करने के लिए वकला कन्वेंशन कॉल कर लिया गया। इत्तेज़ाज़ एहसन जो है और लतीफ़ खोसा साहब जो है वो जो है पूरे वकला को मिला के और 3 जजेस के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि इन्होंने जब इफ्तिखार चौधरी साहब को आज़ाद कराया था या बहाल कराया था तो एक साल में इन्होंने अरबों रुपए कमा लिए थे, क्योंकि उन जजेस के ज़रिए इन वकीलों को पैसा फिर कमाना आता है। फिर खोसा साहब जब गवर्नर थे वहाँ तो पता चलता था HSN कॉलेज की जो बच्चे का जो क्लास 1 का जो एडमिशन है वो भी 18 लाख रुपए में हुआ था। हमारे दोस्त उन दिनों प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनके साथ गवर्नर के, उनको बुला के उनकी गवाही दिलवा दें कि पूरे शहर के अंदर क्या मशहूर हुआ था। मैं हकीकत तो मुझे नहीं पता, पाकिस्तान के अंदर बहुत लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन जितना साल ये गवर्नर है एशियन कॉलेज की सीट्स जो हैं वो कितने की बिकी हैं उस ज़माने में, उस साल जो है लोग मुझे बता दें कि एशियन कॉलेज की सीट कितने की बिकी है कि सीट यही कि ये अब बंदयाल की मदद में आए हुए हैं। चलो ये जंग भी देख लेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो 2 कदम आगे बढ़ रही है, उसके पीछे जो है ये जो निज़ाम चल रहा है ये निज़ाम तसादुम वाला है और कोई अब इस तसादुम को रोक नहीं सकता। इसके लिए वजह ये नहीं बनी, वजह यह कि वो पूरा सामने आया हुआ है सारा कुछ। इसमें पाकिस्तान के दुश्मन को पता चल गया कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो उनकी दाढ़ के नीचे आ गई है, हिंदुस्तान के भी अमेरिका के भी। अब आया बाजवा जो है, जिसमें मैं कहता हूँ कि वो एजेंट तो नहीं था कहीं अमेरिका का। जिस तरीके से उन्होंने कश्मीर दिया है भारत के हवाले, ये वही मिशन है जिसके बारे में कहा जाता है कि हमारे यहाँ बड़ी जगहों पे, बहुत जगहों पे एक अभी मैं उस टॉपिक में जाना नहीं चाहता, कभी बात करूँगा। हमारे मलिक फ़तेह मौसा की किताब एक आई है जिसके अंदर उन्होंने किस्सा नोट किया, मैंने किताब अभी देखी नहीं है, मुझे किसी ने बताया कि उसमें एक वाक़या बताया कि किस तरीके से जो हमें बताया गया कि सर ज़फ़रुल्लाह साहब ने जो करारदाद पेश की थी कश्मीर को आज़ाद के लिए UN में जो बनाई थी, उसके वो किस तरीके से सर ज़फ़रुल्लाह ने हमारी फ़ौज को रुकवाया और किस तरीके से हमारे जो जनरल अकबर हैं किस तरीके से वो एडवांस कर रहे थे और बिल्कुल श्रीनगर फतह कर चुके थे। पूरा कश्मीर जो हमारे करीब जो था अड्डे, श्रीनगर के अड्डे में कब्जा करने वाले थे कि हमें हमारी फ़ौज को वापस बुलवाया सर ज़फ़रुल्लाह ने। और ये बात और ये वही है कि अगर वही कनेक्शन है और जनाब बाजवा ने उसी कनेक्शन के साथ कश्मीर इंडिया को पक्का दे दिया है तो फिर मुझे कोई उसमें कोई हैरानगी की बात नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। कड़ियाँ जो हैं तारीख में इनका बताया नहीं, कोई वक्त में आके मिल जाती हैं। तो आया बाजवा जानबूझ के जो फ़ौज को तबाह बर्बाद करने के लिए 6 साल रहे हैं। ये 5 साल जो उन्होंने लोरियाँ दी इमरान खान साहब को, ये जो लोरियाँ देते रहे 5 साल, इसका कोई हिसाब इनसे लेगा? वो जो बन के ना कोई बंदा बात नहीं करता उस पर कि इमरान खान साहब बाजवा ने की शराकत ने और साकब निसार की शराकत ने पाकिस्तान में क्या क्या जराइम किया और कौन कौन से बड़े क्राइम कमिट किए। मुझे तकलीफ इतनी बात की है कि जहाँ पे हम ले आए हैं अब ये फसाद जो है ये मेरा ख्याल है कि 400 फैलने वाला है। फजल रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सही हासिल होगी क्योंकि उन्होंने मार्जिनलाइज कर, जब उन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज को पाकिस्तान के अंदर मार्जिनलाइज कर लिया एक साजिश के तहत और पब्लिक ओपिनियन को उन्होंने उकसा लिया है या सोशल मीडिया को कंट्रोल में कर लिया है। एक जो जियो जिसको उन्होंने दुश्मन बना के रखा, समा एक और शायद TV है जो कि थोड़ी बहुत जंग लड़ रहा है, बाकी लोग अपनी जानें छुड़ाते फिर मीडिया के लोग किसी तरीके से, क्योंकि एक बड़ी अनपॉपुलर स्पोर्ट है। हम जो स्पोर्ट कर रहे हैं ये अनपॉपुलर स्पोर्ट है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त मैंने अपने आप से तय किया कि मेरे जितने ग्रीवेंसेस हैं वो अभी मैं मुअत्तल रखूँगा, क्योंकि ये जमहूरियत जिसने हमारी पाकिस्तानी फ़ौज को एनालाइट करना है, मैं उस फ़ौज को जो हमारी जमहूरियत को एनालाइट करते हैं उसके ख़िलाफ़ भी मैं जो हमारी फ़ौज हमारी जमहूरियत को निकल रही थी उसके भी मैं डट के खड़ा खिलाफ था। लेकिन ऐसी जमहूरियत जो हमारी फ़ौज को निकलने के लिए बाहर आई हुई है, मैं इस जमहूरियत को भी डट के मुकाबला करूँगा कि ये जमहूरियत नहीं है, ये हिंदुस्तान की और अमेरिका की वो साजिश है जो MQM के ज़रिए और शेख मुजीबुर रहमान के ज़रिए उन्होंने मशी पाकिस्तान के अंदर परवान चढ़ाई। आज देखा नहीं है कि किस तरीके से मशी पाकिस्तान इंडिया के कब्ज़े में है, और ये देखा नहीं कराची के अंदर रॉ ने हमारे साथ क्या क्या किया।
इस जमहूरियत का इंशाल्लाह डट के मुकाबला करेंगे। जो इंडिया जो है अपने एजेंडों के ज़रिए हमारे ऊपर ठोसना चाहता है, हमारी फ़ौज को ख़त्म करना चाहते हैं।